नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल योगेंद्र सर जमुना में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। जी हां दोस्तों, आज हम क्लास 10th के भूगोल का नया अध्याय 5 खनिज एवं ऊर्जा संसाधन शुरू करेंगे। दोस्तों, आप लोगों के एग्ज़ाम के हिसाब से जितने भी इस चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो में वन शॉट में कवर करूंगा। इसलिए यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, तो प्लीज़ वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए हुए देखिएगा। और अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना तथा दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करना। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी अवश्य दीजिएगा कि आखिरकार हमारी यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगी। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं और वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न इस प्रकार से है अयस्क क्या है? किन्हीं दो लौह अयस्कों के नाम लिखना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं अयस्क क्या है। तो प्राकृतिक रूप से मिलने वाला ठोस पदार्थ है। क्या है अयस्क? एक ठोस पदार्थ है जिससे लाभदायक, ठीक है, धातु खनिज निकाले जाते हैं, जिससे जो है तो किसी भी प्रकार के लाभदायक धातु खनिज निकाले जाते हैं, ठीक है, वही अयस्क कहलाता है। जिसके माध्यम से खनिज को निकाला जाता है वही अयस्क कहलाता है। लोह अयस्क के नाम जो है तो मैग्नेटाइट और हेमेटाइट है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि रैट होल खनन क्या है? तो मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर एवं डोलोमाइट के विशाल भंडार हैं, जिन पर जेवाई चेरापूंजी के कई परिवार के सदस्य एक लंबी संकीर्ण सुरंग बनाकर कोयले का खनन करते हैं। इसे ही रैट होल खनन कहा जाता है, ठीक है। फिलहाल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा इस प्रकार के खनन को अवैध घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, रैट होल खनन क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कि वहाँ पे दो चार जो है तो इकट्ठा जो है तो चट्टानें हैं, ठीक है, जिसमें जो है तो कोयला की भी खान है, लोहा की भी खान है, अयस्क की भी खान है, चूना पत्थर की भी और डोलोमाइट की भी खान है, ठीक है। अब हमको वहाँ पे ज़रूरत है जैसे कि चूना पत्थर की, तो हम क्या करेंगे, एक सुरंग बनाएंगे, सारी चट्टानों को काटते हुए जाएंगे और जब हम चूना पत्थर वाली चट्टान पर पहुँचेंगे तो वहाँ से हमें चूना पत्थर प्राप्त होने लगेगा। तो उसको हम वहाँ से जो है तो निकाल के ले आएंगे। तो जो वो सुरंग बनाई जाती है दोस्तों मानव के द्वारा खनिज प्राप्ति हेतु, उसी को रैट होल खनन कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है, वो इस प्रकार से है कि ताप विद्युत और जल विद्युत में अंतर स्पष्ट करिए। ताप विद्युत व जल विद्युत में, ठीक है। ताप विद्युत क्या होता है दोस्तों? इस प्रकार की विद्युत का उत्पादन कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से होता है, ठीक है। जो ताप विद्युत है मतलब जो है तो गर्मी वाली ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है, गर्मी से जो हमें विद्युत प्राप्त होती है, वह कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसों के जलने से प्राप्त होती है, ठीक है। यह समाप्त होने वाले संसाधन हैं। इसको हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत भी कह सकते हैं या नवीकरणीय ऊर्जा भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और यह प्रदूषण भी फैलाते हैं। जैसे देख लीजिए, पेट्रोलियम को ही देख लीजिए, पेट्रोल से चलने वाले जितने भी जो है तो परिवहन के संसाधन है, कितना ज़्यादा मात्रा में जो है तो वायु प्रदूषण करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है तो जो पेट्रोल से चलने वाले भी जितने भी जो है तो वाहन हैं, परिवहन के जो साधन हैं, वहाँ से भी जो है तो भारी मात्रा में वायु प्रदूषण होता है। तो जो ये ताप विद्युत है, यह है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से उत्पन्न होती है, ठीक है, और यह प्रदूषण भी इनसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं जल विद्युत, ठीक है। जल विद्युत क्या है? तो इस प्रकार की ऊर्जा का उत्पादन भंडारित जल से होता है। मतलब जो है तो इसके लिए कोई डैम बनाकर जो है तो उसमें बहुत सारा जल एकत्रित किया जाता है और फिर बिजली बनाई जाती है। इसको नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन भी कह सकते हैं, इसलिए क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होते हैं, ठीक है। इसका हम जितना ज़्यादा मात्रा में उपयोग करेंगे लेकिन हमें कोई भविष्य में इसकी कमी महसूस नहीं होगी, ठीक है।
उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है जो है तो क्वेश्चन नंबर 4 है जो वो है लौह अयस्क के प्रकारों का वर्णन करना है। लौह अयस्क, ठीक है। अब लौह अयस्क क्या है दोस्तों, तो लौह अयस्क 4 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसमें से पहला है हेमेटाइट, दूसरा है मैग्नेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, ठीक है। तो इसमें से जो है तो हेमेटाइट हम देख लेते हैं, यह लाल एवं भूरे रंग का होता है। जो हेमेटाइट होता है वह लाल व भूरे रंग का होता है। लौह अयस्क का यह प्रकार है जो कि लाल एवं भूरे रंग का होता है हेमेटाइट। इसमें धातु का जो अंश है वह 60 से 70% होता है और यह सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है, ठीक है। भारत में अधिकांश लोहा इसी किस्म का मिलता है और यह जलज शैलों में भी पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा जो है तो दूसरा लौह अयस्क का प्रकार है वो है मैग्नेटाइट। यह काले रंग का चुंबकीय लोहे का ऑक्साइड है। इसमें धातु का अंश जो है तो 72% होता है तथा यह आग्नेय शैलों में पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा जो तीसरा लौह अयस्क का प्रकार है वो है लिमोनाइट। इस प्रकार का अयस्क ऑक्सीजन में पानी व लोहे के मिश्रण से बनता है, ठीक है। इसमें 40 से 60% तक लोहा होता है और इसका रंग पीला होता है और यह औषधि शैलों में पाया जाता है। उसके बाद हमारा जो लौह अयस्क का नेक्स्ट चौथा प्रकार है वो है सिंडेराइट। इस अयस्क को आयरन कार्बोनेट भी कहते हैं तथा यह लोहे और कार्बन के मिश्रण से बना होता है। इसका रंग भूरा होता है और इसमें जो धातु की मात्रा है वह 10 से 48% होती है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इस प्रकार से है कि खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य अंग हैं। इस कथन को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो खनिज हमारे जीवन के अनिवार्य अंग हैं क्योंकि हमारे विकास के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण खनिज से ही होता है। उदाहरण के लिए खाना बनाने के लिए जो बर्तन होते हैं और खाना खाने के लिए जो बर्तन का हम प्रयोग करते हैं उन बर्तन वे सारे बर्तन जो है तो खनिज से ही जो है तो बनाए गए होते हैं, ठीक है। जैसे बसें हो गया, रेलगाड़ियाँ हो गई, कार हो गए, दूसरे वाहन भी सब खनिज के बने होते हैं। धरती से प्राप्त ऊर्जा के जो साधन द्वारा चलते हैं वे सब जो है तो खनिजों के द्वारा ही बनाए गए होते हैं। घर, स्कूल व अन्य प्रकार के भवनों के निर्माण में भी खनिजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। रेल की पटरियाँ, सड़कें, औजार, मशीन, हथियार आदि ये सभी जो है तो खनिज के ही बने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है तो हम भोजन ग्रहण करते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के खनिज पदार्थ मिले होते हैं। मनुष्य अपने विकास की प्रत्येक अवस्था में खनिजों का उपयोग किया है। हम खनिजों का उपयोग अपनी जीविका प्राप्त करने, त्योहार तथा धार्मिक अनुष्ठानों आदि को पूरा करने में करते हैं। अतः खनिज हमारे जीवन के इस प्रकार से जो है तो अपरिहार्य अंग हैं या महत्वपूर्ण अंग माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर जो है तो 6 है वो इस प्रकार से है कि अभ्रक का उपयोग क्या है। अभ्रक कहाँ पाया जाता है भारत में है, तो अभ्रक परतदार एवं हल्का होता है। यह परतदार एवं हल्का होता है तथा गर्मी और बिजली का कुचालक होता है। दोस्तों कुचालक का मतलब है कि जहाँ पे जो है तो कोई भी बिजली जो है तो उसमें से बिजली होकर प्रवाहित हो सके वही कुचालक कहलाता है। इसका उपयोग जो है तो उद्योगों में किया जाता है, जैसे औषधि बनाने में, बिजली के संचालन में, टेलीफोन, रेडियो में, वायुयान, मोटर, परिवहन आदि कार्यों में जो आदि उद्योगों में अभ्रक का उपयोग किया जाता है। यह भारत के जो है तो बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक आदि राज्यों में देखने को आपको मिल सकता है। भारत का 60% अभ्रक जो है ना तो बिहार व झारखंड से ही निकाला जाता है। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो इस प्रकार से है कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में अंतर स्पष्ट करना है। धात्विक खनिज जिसमें धात्विक खनिज वह खनिज होते हैं जिन्हें गलाने से धातु प्राप्त होती है, ठीक है। जैसे लोहा धातु, मैग्नीज, तांबा, बॉक्साइट, टिन, सोना, चांदी आदि। इनको अगर हम गलाएंगे तो इनसे हमें धातु प्राप्त होगी, इसीलिए उसको हम धात्विक खनिज कहते हैं। यह खनिज आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों में पाए जाते हैं तथा यह लचीले होते हैं। इन्हें पीट कर कोई भी रूप दिया जा सकता है। चोट मारने पर यह टूटते नहीं हैं, ठीक है। और इन खनिजों से तार, चादरें, छड़ें आदि बनाई जाती हैं। यह चमकीले होते हैं, ठीक है। और वहीं पे अगर हम अधात्विक खनिज की बात करें तो वे खनिज होते हैं जिन खनिजों में धातुएं नहीं होती हैं, जैसे चूने का पत्थर, इसमें कोई धातु नहीं
होगी आपको नहीं मिलेगी। डोलोमाइट में कोई भी धातु नहीं मिलेगी या ब्रक में नहीं मिलेगी। नमक, पोटास और सल्फर में भी आपको किसी भी प्रकार की कोई धातु नहीं मिलेगी। यह अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। यह लचीले नहीं होते हैं। इन्हें पीटकर वांछित रूप में बदला जा सकता है। अगर इस पर चोट मारेंगे तो ये टूट जाते हैं, ठीक है, और जो है तो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं। इन खनिजों से जो है तो तार, चादरें व छड़ें नहीं बनाई जा सकती। क्वेश्चन नंबर 8 है जो इस प्रकार से है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो गैर परंपरागत संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जो कि हमें जो है तो उनका बार बार हम उपयोग कर सकते हैं। एक तरह से हम बोलें तो इसे नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं। ऐसे ही संसाधन को हम जो है तो गैर परंपरागत ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कहते हैं। ठीक है, अब ये कौन कौन से हैं तो उनको देख लेते हैं। इसमें से हमारा जो गैर परंपरागत साधन है वो है सौर ऊर्जा। क्या होती है तो सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। और सूर्य से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे जो है तो हम सीधा उपयोग भी कर सकते हैं और विद्युत में बदल कर भी उसका उपयोग हम कर सकते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने तथा भोजन पकाने में भी किया जा सकता है। ठीक है, पवन ऊर्जा, ठीक है, यह भी परंपरागत गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। बहती हुई हवा की गति से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसी को हम पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन की गति का उपयोग कृषि कार्यों में, परिवहन में किया जाता है। दक्षिण भारत में, तमिलनाडु और केरल में, पश्चिमी भारत में, गुजरात में अनेक प्रकार के जो है तो ऊर्जा केंद्र स्थापित हैं, पवन ऊर्जा केंद्र। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं जो तीसरा है हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, वो है बायोगैस या बायोमास। यह ऊर्जा कृषि, वन, पशु, उद्योग एवं अन्य अपशिष्टों से प्राप्त ऊर्जा बायोमास ऊर्जा कहलाती है। यह ऊर्जा गैस एवं विद्युत दोनों रूप में प्राप्त हो सकती है। इन्हें ऑक्सीजन रहित वातावरण में सड़ा करके मीथेन गैस बनाई जाती है। गैस का उत्पादन गोबर गैस से होता है। इसमें मीथेन गैस प्राप्त की जाती है और यह गैस सस्ती पड़ती है और इसके जलने से प्रदूषण भी नहीं होता है। इसे ही बायोमास ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा ज्वारीय ऊर्जा, मतलब जो है तो जो ज्वार बल के कारण जो ऊर्जा प्राप्त होती है। जैसे जब समुद्र के जल में जब लहरें उठती हैं तो वो जल जब जो है तो ऊपर उठता है उसको ज्वार कहते हैं। और ऊपर उठने का कारण है सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है, तो रात में अगर जल ऊपर उठता है तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति से उठता है, जिसको जो है तो ज्वार बोलेंगे। और दिन में जब जो है तो जल उठता है तो वह सूर्य की आकर्षण शक्ति से उठता है, जिसे ज्वार बोलेंगे। तो मतलब कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जल का ऊपर उठना ज्वार है। ठीक है, और वहीं पे अगर हम भाटा की बात करें तो नीचे गिरकर आगे बढ़ना ही जो है तो भाटा कहलाता है। ठीक है, तो यह ऊर्जा महासागरों में ज्वार उत्पन्न होता है। ठीक है, यह ऊर्जा महासागरों में जो ज्वार उत्पन्न होता है उससे प्राप्त होती है, उसी को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। महासागरीय जल का ऊपर उठना ज्वार है। ठीक है, ज्वार चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्ति से उत्पन्न होता है ज्वार। ठीक है, ये चीज़ हमने बताया है आपको पहले भी। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं भूतापी ऊर्जा। ऊर्जा के जो है तो गैर परंपरागत स्रोत में आता है भूतापी ऊर्जा। पृथ्वी के अंदर का जो भाग है वह गर्म है और इसी गर्मी से प्राप्त ऊर्जा को जो है तो भूतापी ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का उत्पादन गर्म जल के स्रोतों पर निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा के परंपरागत साधनों का वर्णन। हमने गैर परंपरागत देख लिए, अब हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत देख लेते हैं। ठीक है, तो ऊर्जा के परंपरागत वे स्रोत होते हैं जिनका जो है तो हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं करते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वह समाप्त हो जाते हैं एक बार उपयोग करने के बाद। इसलिए उसको जो है तो अनवीकरणीय संसाधन भी हम बोल सकते हैं। ठीक है, वो संसाधन है ऊर्जा के परंपरागत संसाधन कोयला। ठीक है, भारत में सबसे अधिक ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन कोयला है। यह हमारे देश की ऊर्जा की आवश्यकताओं को महत्वपूर्ण भाग प्रदान करता है। ठीक है, तथा इसका उपयोग ऊर्जा के उत्पादन में व घरेलू कार्य जरूरतों के लिए ऊर्जा की आपूर्ति के लिए किया जाता है। इसका निर्माण गहराई में दबे होने से हुआ है। क्या है कि जो कोयला है वह जो है तो जीव जंतु और जो है तो वनस्पतियों की जो है तो गिर कर मिट्टी में
करोड़ों वर्ष दबे रहने के कारण जो है तो इसका निर्माण होता है। भारत में कोयला दो प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, एक गोंडवाना की चट्टान हो गई और एक टर्शियरी चट्टान। गोंडवाना की चट्टान की आयु 200 लाख वर्ष से भी अधिक है, जबकि टर्शियरी की 55 लाख है। ठीक है, तो गोंडवाना वाले में सबसे उत्तम किस्म का कोयला पाया जाता है। उसके बाद जो ऊर्जा के परंपरागत जो साधन है वो है, दूसरा है पेट्रोलियम। भारत में कोयले के बाद पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, भारत में इसका प्रयोग ताप व प्रकाश के लिए, ठीक है, ईंधन के लिए, मशीनों को चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पेट्रोलियम का। यह भी जो है तो एक परंपरागत साधन है। इसका भी जो है तो भंडार कम है, इसीलिए इसका भी जो है तो उपयोग अगर हम करेंगे तो यह भी भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परंपरागत साधन जो है ऊर्जा के, वो है प्राकृतिक गैस। ठीक है, परंपरागत ऊर्जा का महत्वपूर्ण साधनों में से प्राकृतिक गैस महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस गैस से प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए पर्यावरण बिल्कुल जो है तो अनुकूल मानी जाती है यह गैस। इसके भंडारण हमें कृष्णा नदी, गोदावरी नदी में देखने को मिल सकते हैं। प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ मिलेंगे? कृष्णा नदी व गोदावरी में। नेक्स्ट हमारा और लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है ऊर्जा के संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा महत्वपूर्ण होती है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में जैसे कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य, घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आर्थिक विकास की योजनाओं को चालू रखने के लिए भी भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी थी, और इसी आवश्यकता के कारण आज भी ऊर्जा के संसाधनों का धीरे धीरे उपभोग बढ़ रहा है। ठीक है, वर्तमान भारत में विश्व अल्पम ऊर्जा देशों में गिना जाता है। ठीक है, उसके अलावा जो है तो और भी हम इसमें देख लेते हैं कि ऊर्जा का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो हमें इस ऊर्जा का सावधानी पूर्वक उपयोग करना होगा। अगर हमें अपने घर में बिजली की ज़रूरत है तभी हम उसका स्विच ऑन करेंगे, अन्यथा स्विच बंद करके रखेंगे। ठीक है, एक जागरूक नागरिक के रूप में हमें यातायात के लिए निजी वाहनों का इस्तेमाल न करके सार्वजनिक वाहन का इस्तेमाल करना चाहिए। इससे ऊर्जा की बचत में आप योगदान दे सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, तथा अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।